नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नॉलेज टेक पर स्वागत है। आज का जो सेशन है वो भारत की जो हम लोग सांविधिक संस्थाएं पढ़ रहे थे, उसमें हमने फर्स्ट संस्था पढ़ा था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। आज जो सेकेंड संस्था है वो है राज्य मानवाधिकार आयोग। तो जिस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय था, ठीक उसी प्रकार राज्य मानवाधिकार आयोग भी क्या है, सांविधिक निकाय है। क्यों सांविधिक निकाय है? क्योंकि इस संगठन की जो गठन किया गया, स्थापना किया गया है, वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है। तो क्योंकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में ही एक प्रोविजन था कि केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और प्रत्येक राज्यों में राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। अर्थात जो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो है, जो पार्लियामेंट है, वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया है ना। ठीक है। अब तक जो है लगभग 26 राज्य जो हैं, 26 राज्य, अब तक 26 राज्यों द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जा चुका है ना। ठीक है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग कैसा है? सांविधिक निकाय है। क्यों है? क्योंकि इसका जो गठन किया गया है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया है। ठीक है। ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग के बहुसदस्यीय निकाय है, बहुसदस्यीय निकाय है। क्यों बहुसदस्यीय निकाय है? क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 2 जो है सदस्य होते हैं। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी बहुसदस्यीय निकाय था, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। बल्कि बाद में 2019 में जो संशोधन किया गया, उस संशोधन में क्या गया कि 4 सदस्य को बढ़ाकर 5 सदस्य कर दिया गया था, है ना। लेकिन यहां पर राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य हैं। ठीक है। इनकी जो नियुक्ति करेंगे राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। ठीक है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और राज्यपाल इनकी नियुक्ति जो करती है, एक समिति की अनुशंसा पर करती है। उस समिति में कौन कौन से अध्यक्ष होते हैं? ठीक है। ठीक है। तो नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। लेकिन जो राज्यपाल नियुक्ति करेंगे, एक समिति है ना, एक समिति की अनुशंसा पर, ठीक है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन राज्यपाल उसी व्यक्ति को अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करेंगे जिसको समिति अनुशंसा करती है। और इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं,
मतलब इस समिति को जो अध्यक्षता करेंगे वो मुख्यमंत्री करेंगे। और इसके जो सदस्य के रूप में इस समिति में पहला तो होंगे आपका विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। दूसरा होंगे राज्य के गृह मंत्री, थर्ड होंगे विधानसभा के विपक्ष के नेता, है ना। विधानसभा अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री, विधानसभा के विपक्ष नेता होते हैं। चौथा बोलता है कि यदि उस राज्य में विधान परिषद हो, ठीक है, यदि विधान परिषद हो, यदि विधान परिषद हो, तब विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के सभापति एवं विधान परिषद होता है, सदस्य के विपक्ष नेता। ठीक ना। ये होंगे कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल इनकी नियुक्ति एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं। उस समिति की जो अध्यक्षता है वो चीफ मिनिस्टर करते हैं। उसकी जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा अध्यक्ष होंगे, राज्य के गृह मंत्री होंगे, ना, विधानसभा के विपक्ष नेता होंगे। यदि उस राज्य जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है ना, यदि उस राज्य में विधान परिषद हो तो विधान परिषद के जो सभापति और विधान परिषद विपक्ष नेता भी उसके सदस्य। एक और होते हैं, आपको पांचवा सदस्य होते हैं, है ना, उसमें बोलते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, के परामर्श पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या, है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं या जिला न्यायालय के कार्यक न्यायाधीश, जिला न्यायालय के न्यायाधीश जो कार्यरत हैं, है ना। तो जो को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो समिति है, उस समिति के जो अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। और मुख्यमंत्री के अलावा इसमें जो सदस्य होंगे वो विधानसभा अध्यक्ष हो, विधान सभा के विपक्ष नेता हो, राज्य गृह मंत्री, यदि उस राज्य में विधान परिषद हो तो विधान परिषद के सभापति होंगे, विधान परिषद के विपक्ष नेता होंगे। और एक और मेंबर होंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जो अनुशंसा पर या परामर्श पर उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उस राज्य में जो जिला न्यायालय है उसका एक कार्यरत न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। तो यही समिति क्या है, अनुशंसा करेगी राज्यपाल को कि अमुक व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और अमुक व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया जाए। लेकिन उसकी क्राइटेरिया भी है कि अध्यक्ष कौन बन सकते हैं, है ना, अध्यक्ष। अध्यक्ष तो कहा गया इसमें कि अध्यक्ष जो है भाई अनुशंसा तो समिति करेगी, नियुक्त राज्यपाल करेंगे, लेकिन समिति भी उसी व्यक्ति को अनुशंसा करेगी जो इसके लिए योग्यता बनाएंगे। तो अध्यक्ष के लिए बोला गया है कि ना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, ना, ठीक है ना।
तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, वो क्या होते हैं? अध्यक्ष बन सकते हैं। सदस्य के रूप में था, तो जो सदस्य, दो सदस्य होते हैं, तो पहला सदस्य जो बोलता है कि वो हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त है ना, या कार्यरत न्यायाधीश हो, है ना। उच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त या कार्यरत, और दूसरा जो बोलता है जिला न्यायालय का न्यायाधीश, जिन्हें 7 वर्ष का अनुभव है, जिन्हें कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, या मानवाधिकार मामले में अनुभवी व्यक्ति को, ठीक है। तो अध्यक्ष के लिए बोले कि या तो हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो। सदस्य के रूप में एक सदस्य जो है हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश हो, दूसरा सदस्य हो कि जिला न्यायालय का न्यायाधीश जिसको कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, है ना, और या तो फिर मानवाधिकार मामले का अनुभवी होती। ये ही व्यक्ति अध्यक्ष और सदस्य बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पर जैसे जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ते हैं तो एक अध्यक्ष, इसके बाद 5 पूर्णकालिक सदस्य, और इसके अलावा 7 जो है पदेन सदस्य होते हैं, जिसमें पदेन सदस्य में हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, 4 हो गए। इसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, छठा। 7वां हो गया आपको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, और 7वां जो होते हैं दिव्यांगों के लिए जो मुख्य आयुक्त होते हैं, ये सभी इसके पदेन सदस्य होते हैं। लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग के मामले में पदेन सदस्य कुछ नहीं है ना। कार्यकाल, वहां भी जो था कार्यकाल था वो था पहले 5 वर्ष था, लेकिन 5 वर्ष घटा कर 3 वर्ष कर दिया गया। तो यहां भी है 3 वर्ष या 70 वर्ष का आयु, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इनमें जो पहले हो, ठीक ना। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इसमें जो पहले हो। इनकी जो पुनर्नियुक्ति हो सकती है, पुनर्नियुक्ति हो सकती है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त होते हैं तो दोबारा उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, यदि वो उनका एज 70 वर्ष से कम होता है ना। और सदस्य यदि सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको दोबारा सदस्य बनाया जा सकता है यदि उनका एज 70 से कम होता है। तीसरा पॉइंट वो ये था कि सेवानिवृत्ति के पश्चात जो है, सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते हैं, है ना। सेवानिवृत्ति के पश्चात जो है भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन ये कोई पद धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक ना।
अब देखिए, ये तो हो गया कि कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष का, इनमें जो पहले हो, कार्यकाल की समाप्ति के बाद इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकते हैं, अर्थात अध्यक्ष अध्यक्ष बन सकते हैं, सदस्य सदस्य बन सकते हैं। लेकिन सेवानिवृत्ति के पश्चात हो, वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, इनकी नियुक्ति तो करते हैं राष्ट्रपति, सॉरी राज्यपाल, इनकी नियुक्ति राज्यपाल, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मामले में अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, हटाने की शक्ति भी राष्ट्रपति है, लेकिन नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन जिनको हटाने की जो शक्ति है ना, राज्यपाल नहीं हटा सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष सदस्य की नियुक्त भले राज्यपाल कर सकते हैं, लेकिन हटाने का पावर राज्यपाल को नहीं है, बल्कि हटाने का शक्ति किन में है, राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति उसी विधि से, उसी रीति से, उसी तरीका से राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटा सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य को हटाते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति क्या है, उसी विधि या तरीका से इन्हें, मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष सदस्य को, उसे उसी विधि या तरीका से इन्हें हटा सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, है ना, के अध्यक्ष एवं सदस्य को हटाते हैं, अध्यक्ष एवं सदस्य को हटाते हैं। अर्थात यदि इन पर जो है कदाचार का आरोप, ना, कदाचार का हो या असक्षमता का हो, का आरोप लगता है, ठीक ना, तब इनका सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट अनुमोदन करेगा, सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद यह कहा कि इन पर जो आरोप लगा है कदाचार का और शासन का वो सही है, तो इनके अनुमोदन के बाद ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ऐसे नहीं हटा सकते, पूरी प्रक्रिया है कि जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सदस्य को रहते हैं, उसी पर हटा सकते हैं। अर्थात इन पर कोई आरोप लगता है अक्षमता का, कदाचार का, तब राष्ट्रपति उनको सुप्रीम कोर्ट को जांच करवाएगा, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, जांच में यदि आरोप सही पाया जाता है तब सुप्रीम कोर्ट अनुमोदन करेगी और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सलाह को मानते हुए उनको हटा देंगे। अब इनके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष सदस्य की जो वेतन, भत्ता और अन्य जो सेवा शर्तें हैं, इसका निर्धारण राज्य सरकार करेगी। ठीक है, तो वहां पर क्या था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं अन्य सेवा शर्तें का निर्धारण केंद्र सरकार कर रही थी। यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की वेतन, भत्ता एवं अन्य सेवा शर्तें के निर्धारण राज्य सरकार करेगी। अब जब एक बार निर्धारण हो गया, तब नियुक्ति के पश्चात इसमें अलाभकारी परिवर्तन,
अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है। इसलिए किया गया ताकि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से काम कर सके। इनका कार्य क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है कि मानवाधिकार से संबंधित मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना, है ना? ठीक है ना? मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच। एक चीज ध्यान रखिएगा कि राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन्हीं दो विषय पर जांच, क्योंकि जो संघ सूची से संबंधित मामले में यदि मानवाधिकार का हनन होता है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है, लेकिन राज्य सूची और समवर्ती सूची के मामले में यदि मानवाधिकार का हनन होता है तो वैसी स्थिति में राज्य मानवाधिकार जांच करेगा। लेकिन इसमें एक और कहा गया है कि यदि राज्य सूची या समवर्ती सूची के विषय पर ऑलरेडी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है तो उस मामले की जांच राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं करेगा। सेकंड बोला गया था मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित जो संवैधानिक एवं विधिक उपबंध है, संवैधानिक एवं विधिक उपबंध की समीक्षा करना एवं इसे प्रभावी बनाने हेतु सुझाव देना, बनाने हेतु सुझाव देना। तीसरा इंपॉर्टेंट काम था जन जागरूकता, जन जागरूकता फैलाना, लोगों में मानवाधिकार मूल्यों के प्रति जन जागरूकता फैलाना है ताकि व्यक्ति अपने मानवाधिकार के प्रति सशक्त हो सकते हैं, है अपने यदि उनके मानवाधिकार का हनन हो तो वो आवाज उठा सके, लोगों में जन जागरूकता फैलाता है ना। जब राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार से संबंधित मामलों की जांच कर रही है तब वैसी स्थिति में उनको दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, दीवानी न्यायालय, ठीक है, जब राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार से संबंधित मामलों की जांच कर रही है तब उस स्थिति में उनको दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात वो राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ प्राधिकारी से रिपोर्ट मांग सकता है, रिपोर्ट मांग सकता है या बुला सकता है, बुला सकता है। ठीक है ना, इनको ये प्राप्त है कि वो राज्य सरकार या उसके जो अधीनस्थ प्राधिकारी है उनसे पूछताछ कर सकते, उनको बुला सकता है। एक चीज भी ध्यान रखना है कि राज्य चाहे वहां भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या राज्य मानवाधिकार आयोग उन्हीं मामलों की जांच करता है जिसका घटित हुए 1 वर्ष से कम अवधि, 1 वर्ष से कम अवधि का मामला हो
ना। यदि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के मानवाधिकार का हनन हुआ हो और उसका जो समयावधि हो 1 वर्ष से अधिक हुआ, तो उसकी जांच न तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर सकता है, न ही राज्य मानवाधिकार आयोग कर सकता है। सीमा 1 वर्ष कि जब राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी की जांच कर रही है, तो उसकी जो समय सीमा हो 1 वर्ष के अंदर घटित हुआ, 1 वर्ष के बाद लोग घटित नहीं कर सकता है ना। इनकी जो प्रकृति होती है वो सलाहकारी होती है। चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या राज्य मानवाधिकार आयोग हो, इनकी प्रकृति सलाहकारी होती है, अर्थात ये सलाह देते हैं सरकार को। इनके सलाह को मानना या ना मानना वो सरकार पर डिपेंड करता है। सरकार चाहे तो मान भी सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी मान सकती है ना, क्योंकि इनकी प्रकृति सलाहकारी है। यदि जांच में कोई दोषी व्यक्ति पाए मिलता है, यदि राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी मामले की जांच कर रही है और जांच में पाता है कि ये व्यक्ति जो है, अमुक व्यक्ति मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में दोषी है, तो उस दोषी व्यक्ति को सजा भी नहीं दे सकता है, सजा भी नहीं दे सकता है। ठीक है, क्योंकि सलाहकारी प्रकृति के, तो दोषी व्यक्ति को ये न तो सजा दे सकते हैं, और जो पीड़ित व्यक्ति है ये पता चले कि अमुक व्यक्ति जो है मानवाधिकार से पीड़ित है, मानवाधिकार हनन से, तो पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता भी नहीं दे सकता है, आर्थिक सहायता भी नहीं दे सकता है। ठीक है, तो पीड़ित को न तो सजा दिला सकता है, दोषी को न तो सजा दिला सकता है और पीड़ित को न तो आर्थिक सहायता दे सकता है। ऐसा इसकी प्रकृति पूरी तरह सलाहकारी होती है, ठीक ना। इसको मानना या ना सरकार पर डिपेंड करता है। ये अपना जो रिपोर्ट देते हैं, वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे, वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे। राज्य सरकार इसको विधानमंडल के पटल पर रखवाता है, रखते हैं, ठीक ना। राज्य मानवाधिकार आयोग वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी, राज्य सरकार उसको विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। यदि राज्य सरकार इनके द्वारा दिए गए अनुशंसा को, सलाह को अस्वीकृत करती है, तो ऐसी स्थिति में विधानमंडल में उनको कारण बताना पड़ता है कि आप इसको क्यों अस्वीकृत कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे जो बिंदु थे वो राज्य मानवाधिकार आयोग से है। नेक्स्ट टाइम जो हम लोग क्लास करेंगे वो आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग, फिर राज्य सतर्कता आयोग, केंद्रीय, इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, ये 5-6 टॉपिक जो है आपको सांविधिक आयोग से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब सांविधिक आयोग पढ़ लेंगे तो बीच बीच हम लोग संविधान संशोधन, क्योंकि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया था हम लोग पढ़ चुके हैं कि संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा, किसकी अनुमति से होगा, कितने बहुमत से पारित होगा, इस है ना, ये हम लोग थोड़े थोड़े करके संविधान संशोधन पढ़ते जाएंगे, ताकि 4-5 क्लास में जो अब तक लगभग 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं, और उन 100 में से लगभग 30-40 संविधान संशोधन ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, इसलिए उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक बार फिर से आप सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पर नए मित्र आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। जय हिंद।